हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे यूथ पब्लिकेशन के रिफ्रेशर बुक की जो है राजस्व लेखपाल परीक्षा की जो बुक निकाली गई थी, यूथ पब्लिकेशन ने निकाला हुआ है परीक्षा रिफ्रेशर का। इसमें हम लोग आज देखेंगे सामान्य हिंदी। ठीक है, इसका ग्राम समाज एवं विकास का ये जो है पूरा पोर्शन हो चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट पेज पर जाइएगा, पेज पर और चैनल के पेज पर, वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी की बात करेंगे और पूरा एक वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा लेखपाल परीक्षा के अनुसार। तो सामान्य हिंदी में समास आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, विलोम शब्द, तत्पुरुष तत्सम, संधि पूछा जाएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ, लिंग वचन कारक और काल, वर्तनी शुद्धि और अनेकार्थी शब्द। इसके बाद अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, प्रश्नोत्तर। तो इतने सारे जो है ये सिलेबस के अनुसार जो है इसमें दिया गया है जो लेखपाल में आने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें यूपी SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, वनडे एग्ज़ाम्स, उसमें जिसमें हिंदी पूछा जाएगा, उन सब के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम सामान्य हिंदी का जो है थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखने वाले हैं। इसमें सिर्फ चैप्टर वाइज जितने विगत वर्ष की परीक्षाओं में जो है पूछे गए जो प्रश्न हैं वो सारी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे समास है तो समास में जो अब ये यूथ रिफ्रेशर ने निकाला, जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो पहला चैप्टर इसमें समास है और समास में हम देखेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो इसमें यथाशक्ति में समास है। कौन सा समास है यथाशक्ति में, तो उसके हम बात करेंगे। तो इसमें जो है अपव्ययी भाव समास आता है, क्योंकि इसमें जो पहला शब्द लिखा है यथा, ये एक अव्यय है और जिस शब्द में जो है प्रथम पद जो है अव्यय लगा हो वहाँ पे जो है वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इसमें चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है, तो इसमें जो है द्वंद्व समास है, यानी कि अगर इसमें आवृत्ति हो, ठीक है, तो इस तरीके के शब्द में जो है द्वंद्व समास होता है, या फिर इसमें हाइपन लगा हुआ होता है बीच में, वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। जैसे कि राम सीता, अब इसमें अगर बीच में हम देखेंगे तो हाइपन लगा तो ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अच्छा बुरा, ठीक है, यहाँ पर भी जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पे एक और याद रखिएगा कि एक दूसरे के विपरीत होंगे शब्द, वहाँ पर द्वंद्व समास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमासा में कौन सा समास है, तो चौमासा में जो है द्विगु समास है। द्विगु समास की एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसके अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो चौमासा में क्या होता है, इसका प्रथम पद जो होता है वो अंक लिखा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिस शब्द में आपको अंक दिख जाए प्रथम पद में वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो चौमासा में जो चौ है ये 4 को अंक को डिनोट कर रहा है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजात शत्रु। अजात शत्रु में कौन सा समास है ये बताना है। तो अजात शत्रु में जो है वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो शब्द दिया होता है वो जो है दोनों उसके शब्द मिलकर, दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ निकालते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कौन सा समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है अभी बताया, द्विगु समास। यथा शीघ्र में कौन सा समास है, तो देखिए इसमें यथा लगा हुआ यानी कि अव्यय लगा हुआ, तो इस तरीके से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास होगा, तो पंकज में जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंकज का तीसरा अर्थ निकलेगा कमल। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उपकूल, उपकूल में कौन सा समास है, तो इसमें भी जो उप शब्द लगा हुआ ये एक अव्यय होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगु समास किसका उदाहरण है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से एक नौगरा भी दिया होगा। तो नौगरा जो होता है ये द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि 9 आगे अंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। समास का क्या अर्थ होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखने पढ़ने में कौन सा समास है, तो लिखने पढ़ने में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि लिखने पढ़ने में हाइपन लगा हुआ बीच में, तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा, तो अष्टाध्यायी में जो है द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि अष्टाध्यायी में इसमें भी अंक आ रहा है ऊपर, अष्ट यानी कि 8 जो आगे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुव्रीहि जो है समासिक शब्द कौन सा है, तो दशानन। दशानन जो है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। दशानन का मतलब कि 10 शीश वाला यानी कि रावण, तो इसका तीसरा अर्थ रावण निकलता है, इसलिए यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनतंत्र में कौन सा समास है, तो जनतंत्र में जो है इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष। अब अगर आपको समास की परिभाषा के बारे में जानना है तो
घटना चक्र की मैंने जो है समास का पोर्शन पूरा करवाया है, उसमें परिभाषा भी बताया है डिटेल वाइज, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, वहाँ से आप परिभाषा उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉकेट मार। पॉकेट मार में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास का परिभाषा अगर बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। और इनका दोनों का जो है विपरीत अर्थ भी देते हो तो वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। इनको पहचानने के लिए इनके बीच में एक हाइपन लगा होता है, इस तरीके से लकीर, तो वहाँ इसको आसानी से पहचाना जा सकता है, इस तरीके से जान सकते हैं आप द्वंद्व समास को। अगला क्वेश्चन है जिस शब्द में जिसमें पहला पद जो है संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष को बोध कराए उसे क्या कहते हैं, तो उससे द्विग समास कहते हैं। यहाँ पे गलत में प्रिंट किया हुआ है, द्वंद्व नहीं होगा, यहाँ पे द्विग समास होगा, ठीक है। द्विग समास में संख्यावाचक शब्द जो है पहला पद वो व्यक्त कराता है, ठीक है, विशेष तरीके से, तो इसका आंसर द्विग समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास है, तो ये नर और नारी जो लगा हुआ है इसके बीच में हाइफन, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में जो है अपव्ययी समास हो जाएगा, क्योंकि अनु जो लगा हुआ है ये एक अव्यय होता है, अव्यय शब्द है, तो इस तरीके से अव्यय भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अव्यय भाव समास का कौन उदाहरण है, तो अव्यय भाव समास का आमरण जो है ये उदाहरण है, क्योंकि इसमें बड़ा आ जो लगा हुआ है ये एक अव्यय होता है और यहाँ पे ये आमरण जो है इसका अव्यय भाव समास हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, तो चंद्रशेखर में जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर मीन्स होता है एक तरीके से भगवान शंकर का इनका नाम है, तो इस तरीके से यहाँ पे तीसरा अर्थ निकलेगा, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। निर्विवाद में कौन सा समास है, तो निर्विवाद में जो है इसमें भी अव्यय भाव समास आएगा, क्योंकि निर्विवाद में निर शब्द जो है ये प्रत्यय या एक अव्यय पद है जो कि इसमें लगा हुआ है निर्विवाद वाक्य में, तो इस तरीके से यहाँ पे अव्यय भाव समास आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है, तो आत्मनिर्भर जो होता है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल मतलब क्या कहते हैं कि पिछले वर्ष में, तो इम्पॉर्टेंट है इस तरीके, ठीक है। पतझड़ में कौन सा समास है, तो पतझड़ में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास पतझड़ में क्यों, क्योंकि पतझड़ का मतलब कि बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु में पतझड़ होता है, ठीक है। पत्ती झड़े, पत्ती किस ऋतु में झड़ता है, तो बसंत ऋतु में झड़ता है, तो यहाँ पे तीसरा अर्थ बसंत ऋतु निकल रहा है, तो इस तरीके से ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास के उदाहरण की बात करें तो पंजाब, ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत पंजाब आएगा। अब यहाँ पंजाब यानी कि आप यहाँ पे द्विग समास नहीं लगाएगा, क्योंकि द्विग समास में जैसे मैंने बताया कि अंक पहला जो पद होता है वो अंक बताता है। यहाँ पे जो बताता है पंजाब का अगर अर्थ देखेंगे तो 5 नदियों का समूह यहाँ निकलेगा, 5 नदियों का समूह, तो यहाँ पे द्विग समास नहीं होगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि पंजाब एक स्टेट का नाम भी है, तो 5 नदियों का समूह को पंजाब कहते हैं और वो एक स्टेट का नाम है, इसलिए तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहलता में कौन सा समास है, तो देहलता में जो आएगा वो होगा कर्मधारय समास, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास देहलता में। अगला क्वेश्चन है रघुपथ। रघुपथ जो है किस समास का उदाहरण है ये बताना है, तो रघुपथ की बात करेंगे तो रघुपथ किसको कहा जाता है, रघुपथ राजा राम को कहा जाता है, उनका अन्य नाम है, तो इस तरीके से यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये रघुपथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। अगर हम अब देखिए इसमें एक ऊपर था कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की बात करें तो इसके अगर उदाहरण की परिभाषा की बात करें तो जिस समास के प्रथम पद विशेषण होता है और उत्तर पद यानी कि अंतिम पद जो है विशेष होता है, वहाँ पे जो है कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो देहलता में इस तरीके से यहाँ पे जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि देह की लता, ठीक है, यहाँ देह प्लस लता बनेगा, 2 शब्द, देह प्लस लता। अब लता शब्द जो है एक विशेष बताया, लता की विशेषता क्या है, देह लता है, तो यहाँ पे देह जो है विशेषण हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्त्री पुरुष में कौन सा समास है, तो देखिए हाइपन लगा हुआ है स्त्री पुरुष में और एक दूसरे के विपरीत है, तो ये द्वंद्व समास के अंदर आ जाएगा। द्विग समास का उदाहरण की बात करें तो त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन यानी कि 3 भवन, तो यहाँ पे 3 जो आ रहा है एक अंक आ गया, तो अंक आ गया, तो यहाँ द्विग समास हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो दिया था यूथ पब्लिकेशन के बुक में, तो उसका हम लोग डिस्कस किया। अब अगला आप देखते हैं पर्यायवाची शब्द में, तो सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो सोना का पर्यायवाची कौन सा है, कनक। सोना का पर्यायवाची कौन सा है, कनक होता है, ठीक है। कनक, कनक ते 100 गुनी जो एक यमक अलंकार की जो परिभाषा होती है
उसमें एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पे सोना की पर्यायवाची क्या हो जाता है, कनक हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम सोना के और जैसे पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएगा। तो अगर हम सोना की देखते हैं तो कनक तो होता ही है, और दूसरा होता है कंचन। ठीक है। इसके बाद और अगर हम बात करें तो स्वर्ण भी होता है। ठीक है। इसके अगर हम और बात करते हैं तो हेम, हेम जो होता है ये भी सोना का पर्यायवाची होता है। जात रूप जो होता है ये भी सोना का पर्यायवाची होता है। ठीक है। सुवर्ण ये भी सोना का पर्यायवाची होता है। इसके बाद पुष्कल ये भी सोना का पर्यायवाची है। जातक भी है सोना का पर्यायवाची। इसके बाद ताम्ररस, ताम्ररस जो है ये सोना का ही पर्यायवाची है। ठीक है। इसके बाद एक हाटक है, हाटक भी सोना का पर्यायवाची। तो इस तरीके से इतने सारे जो है सोना के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द का जो है हमें बताना है कि इसका जो है कौन सा पर्यायवाची होगा। तो पखेरु शब्द का पर्यायवाची अगर हम बात करें तो इसका होता है पक्षी। पक्षी जो होता है वो पखेरु का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अब अगर हम पक्षी के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो खग होता है, विहग होता है, इम्पॉर्टेंट है ये पूछा जाता है पक्षी के बारे में। ठीक है। इसके बाद इसमें पंक्षी भी होता है और द्विज भी होता है। ठीक है। और अंडज भी होता है, अंडज भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो विहंग होता है। सब इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। चिड़िया होती है इसका एक पर्यायवाची। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो परिंदा भी होता है इसका एक पर्यायवाची। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें पतंग भी इसका एक पर्यायवाची है। तो इस तरीके से इतने सारे पर्यायवाची पक्षी के होते हैं जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता का पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे कौन कौन सा होता है। तो माता का पर्यायवाची अम्ब होता है, अम्बा होता है, जननी होता है, ये सारे माता का पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। मातु भी होता है, अन्य पर्यायवाची में देखते हैं मातु भी होता है। ठीक है। मात्र भी होता है, मातु, मात्र। इसके बाद धात्री ये भी माता का पर्यायवाची होता है। ठीक है। इसके बाद प्रसू ये भी माता का पर्यायवाची होता है। अंबिका भी माता का पर्यायवाची, जनदात्री होता है, माई होता है, ये सारे जो है माँ के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है समालोचन। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, समालोचन। अगला क्वेश्चन है एक शब्द यमुना का पर्यायवाची कौन सा है। तो यमुना का पर्यायवाची कालंदी होता है। और यमुना के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो जमुना होता है। ठीक है। कालंदी भी होता है, अर्कजा होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें रवि तनया इसका एक अन्य पर्यायवाची है, रवि तनया होता है। और अगर हम बात करते हैं इसके पर्यायवाची का तो कृष्णा होता है। ठीक है। काल गंगा भी इसका पर्यायवाची है एक यमुना का। इसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य सुता इसका पर्यायवाची है। ठीक है। सूर्य सुता के बाद अगर हम देखते हैं तो भानुजा इसका अन्य पर्यायवाची है यमुना का। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें तो यम भागनी। ठीक है। यम भगनी इसका एक अन्य पर्यायवाची होता है, यम भगनी। तो ये इतने सारे पर्यायवाची जो है यमुना के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पर्यायवाची का क्या है। तो भोजन का पर्याय है आसन। भोजन का पर्यायवाची क्या है, आसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची। तो हवा का पर्यायवाची अनिल, पवन, समीर, बयार, वायु, ये सारे जो है हवा के पर्यायवाची होते हैं। इसमें से अनिल आपको याद रखना, अनिल मिस हवा होता है और अनल मिस आग होता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है और ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनिल मिस हवा, अनल मिस आग, ये दोनों में डिफरेंस रखना है आपको। ठीक है। और अगर हम बातें तो मारुत एक है, मारुत भी हवा का पर्यायवाची होता है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का पर्यायवाची की बात करेंगे तो आँख का पर्यायवाची होता है अच्छी, नयन, दृग, ये तीन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण। अरुण के समानार्थी शब्द की बात करेंगे तो सूर्य का सारथी और कुसुम, ये सारे अरुण के समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है। सूर्य का सारथी और कुमकुम ये अरुण का समानार्थी होता है। ठीक है। ऋतुराज का पर्याय क्या है। तो ये बसंत का पर्यायवाची होता है ऋतुराज। बसंत का पर्यायवाची क्या होता है, ऋतुराज होता है। पाटल का अर्थ क्या है। तो पाटल का अर्थ होता है गुलाब। ठीक है। पाटल का क्या अर्थ होता है, गुलाब। गणेश का पर्यायवाची पूछा गया क्या है। तो गणेश का पर्यायवाची गिरजानंदन होता है। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है, गिरजानंदन। अब गणेश के अन्य पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। तो गणेश का अन्य पर्यायवाची भवानी नंदन भी होता है, भवानी नंदन। विनायक होता है गणेश का पर्यायवाची। ठीक है। एक दंत होता है गणेश का पर्यायवाची। गजानन होता है गणेश का पर्यायवाची। ठीक है। लंबोदर होता है, लंबोदर गणेश का पर्यायवाची होता है।
एक होता है लंबोष्ट। तो लंबोष्ट जो होता है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं होता, वो ऊँट का पर्यायवाची होता है। आप लोग उसको कन्फ्यूज मत हो गए, ठीक है। इसके बाद गणपत है जो कि गणेश का पर्यायवाची है। और इसके बाद हे रंभ भी गणेश का पर्यायवाची है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे पूछे गए हैं। इसके बाद गौरी सुत है, ये भी गणेश का पर्यायवाची है। मोदक प्रिय भी गणेश का पर्यायवाची है, मोदक प्रिय गणेश का पर्यायवाची, ठीक है। मूषक वाहन भी गणेश का पर्यायवाची है, मूषक वाहन गणेश का पर्यायवाची है। इसके बाद गणनायक भी गणेश का पर्यायवाची है, ठीक है। मोददाता ये भी गणेश का पर्यायवाची है, मोददाता। तो इस तरीके से इतने सारे जो है गणेश के पर्यायवाची हो गए। गणपत भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमोद शब्द का समानार्थी क्या है। तो आमोद शब्द का समानार्थी होता है हर्ष, हर्ष उल्लास। ये सारे आमोद शब्द के जो प्रसन्नता खुशी है ये सब आमोद शब्द के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अतुल शब्द का समानार्थी शब्द की बात करें तो अनुपम, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय, ये सारे अतुल के समानार्थी शब्द होते हैं। अकुलाना शब्द का समानार्थी शब्द की बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची व्याकुल होना होता है, ठीक है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द की बात करेंगे, इंद्र के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो इंद्र का पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं। उसमें से हम देखते हैं पहले पुरंदर, शक्र, मघवा, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अन्य पर्यायवाची में सुरपत, ये भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। देवराज इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। पुरंदर होता है इंद्र का पर्यायवाची। सचिपति, सचिपति जो होता है ये भी इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अमरपति ये भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। और देवेश इंद्र का पर्यायवाची होता है। सुरेश इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। वासव इंद्र का पर्यायवाची होता है। महेंद्र इंद्र का पर्यायवाची होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें अमरेश इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नागपति ये भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो इतने सारे इंद्र के पर्यायवाची होते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपानह। उपानह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। जूता का उपानह शब्द जो होता है पर्यायवाची होता है। किसका होता है, जूता का, ठीक है। उत्कंठा के समानार्थी शब्द की बात करें तो उत्सुकता, अभिलाषा, ये सारे जो उत्कंठा के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं उच्छृंखल समानार्थी शब्द की बात करेंगे तो उदंड, निरंकुश और अक्खड़, ये तीनों जो है उच्छृंखल शब्द के पर्यायवाची होते हैं। देवता का पर्यायवाची की बात करेंगे तो निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, ये सारे जो है देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दैत्य का पर्यायवाची की बात करें तो राक्षस, दानव, निशाचर, ये सारे दैत्य के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। असुर भी होता है दैत्य का पर्यायवाची, ये भी आपको याद रखना है। और ठीक है, इसके बाद देखते हैं देहधारी का शब्द का पर्यायवाची। तो ये जीव का जो है देहधारी शब्द पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, देहधारी शब्द, जीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शत्रु का पर्यायवाची कौन सा शब्द होता है। तो शत्रु का पर्यायवाची अरि, रिपु, वैरी, ये तीनों जो है शत्रु के पर्यायवाची होते हैं। और इम्पॉर्टेंट शत्रु के पर्यायवाची जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और शत्रु के अगर हम और पर्यायवाची की बात करेंगे तो दुश्मन भी होता है, जो कि बहुत ही कॉमन है। दुश्मन होता है पर्यायवाची, विपक्षी होता है पर्यायवाची, ठीक है। और प्रतिपक्षी भी होता है पर्यायवाची, प्रतिद्वंदी होता है पर्यायवाची। तो इस तरीके से इसके इतने सारे पर्यायवाची हो गए। शिव का पर्यायवाची की बात करेंगे तो शिव का पर्यायवाची शब्द होता है रुद्र, ठीक है। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रुद्र। शिव की अगर हम बात करें तो शंकर भी होता है इसका पर्यायवाची, शिव, शंकर, उमापति, ठीक है। उमापति के बाद शंभु, भोलेनाथ, ये सारे जो शंकर जी के पर्यायवाची हैं। त्रिपुरारी भी जो है शंकर जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो महादेव आ जाएगा, महादेव इनका पर्यायवाची। महेश पर्यायवाची इनका होता है। कैलाशपति इनका पर्यायवाची होता है, ठीक है। मदनार इनका पर्यायवाची क्या होता है, मदनार इनका ही पर्यायवाची होता है। चंद्रमौली इनका पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से इतने सारे जो है इनके पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है शशक शब्द का पर्यायवाची किसका है। तो शशक जो होता है ये खरगोश का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, खरगोश का। तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोश ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। खरगोश शब्द का पर्यायवाची शशक होता है। तो ये हो गए पर्यायवाची जो है पर्यायवाची शब्द। अब अगले हम चैप्टर देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द की बात करें तो इसमें देखिए कोई पहला क्वेश्चन है तृषा शब्द का सही विलोम किया गया। तो तृषा का विलोम होता है तृप्ति, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नैसर्गिक और जंगम शब्दों का उचित विलोम क्या होगा। तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम और जंगम का विलोम होता है स्थावर। ठीक है, जंगम का क्या होता है, स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है। तो तिमिर का विलोम होता है प्रकाश। तिमिर में संध्यारा और प्रकाश में उजाला, तो तिमिर का शब्द का प्रकाश होता है। श्री गणेश का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम की बात करेंगे तो इत श्री इसका जो है सर्वाधिक उपयुक्त विलोम हो जाएगा। ऋजु का विलोम होता है वक्र। ठीक है, ऋजु में सीधा, वक्र में टेढ़ा मेढ़ा, तो ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र। प्राकृतिक शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो कृत्रिम जो हो जाएगा वो प्राकृतिक शब्द का विलोम हो जाएगा। प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। हर्ष का सही विलोम होता है विषाद। आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। ठीक है, अनाथ का विलोम क्या होता है, सनाथ। अनाथ का क्या होता है, सनाथ होता है। शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। शाश्वत का क्या होता है, नश्वर। ठीक है, अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। इसके बाद एक दिया गया है मौसम में आर्द्रता छाई हुई है और इसमें रेखांकित शब्द जो आर्द्रता है उसका विलोम क्या होगा। तो आर्द्रता का हो जाएगा शुष्क विलोम। अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द यानी कि अनुकूल का विलोम क्या होगा। तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अग्र का विलोम क्या होता है, पश्च होता है। इप्सित का शब्द का विलोम अनिप्सित, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इप्सित। इसके बाद ऋजु का विलोम अभी देखा, वक्र होता है। कुटिल का विलोम होता है ऋजु। ठीक है, क्रूर का विलोम होता है दयालु। क्रय का विलोम विक्रय। ग्रस्त का विलोम जो होता है मुक्त होता है। ठीक है, क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना। गरल शब्द का विलोम की बात करेंगे तो सुधा हो जाएगा। गुण शब्द का विलोम दोष होता है। गुण का विलोम जो है अवगुण भूय होता है। तो जो भी ऑप्शन में आएगा आप लोग उसको कर लीजिएगा। गौरव शब्द का विलोम लाघव होता है। गमन का विलोम जो होता है वो आगमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि। संधि शब्द में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो उसको संधि कहा जाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश और इसके बाद डैश। तो स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयाध संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। तो वो है स्वर संधि के अंतर्गत ये सारे संधियाँ हैं। ठीक है, अब सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सावधान का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सा प्लस अवधान। ठीक है, वार्तालाप का संधि विच्छेद सही क्या हो जाएगा, वार्ता प्लस आलाप, इसका सही संधि विच्छेद होता है। मात्र राम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो मात्र प्लस ऋणाम, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो श्रद्धा प्लस आनंद, इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, महाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस आशय, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो होता है परम प्लस अर्थ होता है, इसका सही संधि विच्छेद। महर्षि का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि होता है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होता है। हितोपदेश में कौन सी संधि है बताना है। तो हितोपदेश में गुण संधि है। ठीक है, अब ये संधियों की परिभाषा की अगर हम बात करेंगे इसमें तो थ्योरी अगर आपको देखना है तो घटना चक्र का जो मैंने कराया हुआ है हिंदी शब्द उसमें आप संधि देख सकते हैं जाकर। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट पर या फिर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इसमें हितोपदेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है। सूर्योदय में संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। बालोचित में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बाल प्लस उचित बराबर बालोचित, इसका संधि विच्छेद बनेगा। जल प्लस ओध, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अगर हम संधि विच्छेद होगा जलौध। ठीक है, मतैक किस संधि का उदाहरण है। तो मतैक जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण, जहाँ आय 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 और आय और औ आ जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाता है। ठीक है, महेश्वर में कौन सा संधि नियम समाहित है। तो महेश्वर का अगर हम संधि विच्छेद ये देखिए लिखा हुआ महा प्लस ऐश्वर्य, तो यानी कि बड़ा आ प्लस आय बराबर बनता है ए। तो यहाँ पे बड़ा आ प्लस ए बराबर आय बराबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस यही नियम आता है, बड़ा आ प्लस ए बराबर आय प्लस ए। ठीक है, आय बड़ा आ प्लस आय बराबर ए हो जाएगा वहाँ पे महेश्वर, तो वहाँ पे जो है संधि का नियम लग जाएगा। ठीक है, महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो महा प्लस औषध इसका हो जाएगा। ऊपर प्लस उक्ति का संधि युक्त की बात करेंगे तो उपरयुक्त इसका संधि युक्त हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार का शब्द संधि विच्छेद तो वी प्लस अव प्लस आहार हो जाएगा। व्यवहार ये व्यंजन संधि के अंदर आता है। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नी प्लस ऊन हो जाएगा इसका। ठीक है, अत्युक्त का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो ये यण संधि के अंतर्गत आएगा, अति प्लस उक्त बनेगा। रीत्यानुसार संधि विच्छेद क्या होगा। तो रीत प्लस अनुसार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 9 प्लस 1 इसका संधि विच्छेद बनता है। ठीक है, नायक में कौन सी संधि है। तो नायक में जो है आयाद संधि है। ठीक है, नय प्लस अक हो जाएगा तो वहाँ पे नायक हो जाएगा और वहाँ पे आयाद संधि आएगा। ठीक है, आय आय आओ आओ हो जाता है, वहाँ पे आयाद संधि हो जाता है।
आयाद संधि कौन सा है, तो 9 + 1 में आयाद संधि है। द्वापी में संधि विच्छेद की बात करें तो 2 + अप इसका संधि विच्छेद होगा सही। नायक का संधि विच्छेद नय + अक होगा, अभी ऊपर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो विपत जाल में कौन सी संधि है ये बताना है। तो विपत जाल को अगर हम जोड़ के तो विपत जाल बन जाता है, और जहाँ पे ता लगा हुआ है वहाँ पे जो है आधा जा हो जाता है। तो ये इस तरीके से व्यंजन संधि के उदाहरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। जगन्नाथ में अगर संधि विच्छेद संधि के प्रकार बताएंगे तो ये भी जो है व्यंजन संधि के अंदर आएगा, क्योंकि इसको हम अगर हम तोड़ते हैं संधि विच्छेद तो जगत + नाथ इसका बनता है, और इसको जोड़ने पर जो है जगन्नाथ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ता का विलोप हो जाता है, यहाँ पे भी ता का विलोप हो जाता है, तो इस तरीके से व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जगदीश में कौन सी संधि, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि ही आएगा, ठीक है। वाग जाल का संधि विच्छेद वाक + जाल हो जाएगा, यहाँ भी संधि विच्छेद का अगर करते हैं तो वाक + जाल आता है, यहाँ पे का विलोप हो रहा है, यानी कि व्यंजन संधि के अंतर्गत होगा ये। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद तो दिक + दर्शन हो जाए, यहाँ पर भी का विलोप होता है, दिग्दर्शन बनता है, यानी गा आ जाता है, यहाँ पर भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सम + ग्रह + आलय इसका जो है सही संधि विच्छेद बनता है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो निह + छल इसका सही संधि विच्छेद बनता है, जो कि निश्चल बनता है मिलाकर, और ये क्या हो जाता है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। दुस्तर का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो दुह + तर आ जाएगा, जहाँ पे विसर्ग ये 2 बिंदी अगर बीच में आ जाए तो वहाँ पे विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। निष्काम का संधि विच्छेद निह + काम आ जाएगा, ये भी विसर्ग संधि है। निह + पाप निष्पाप में संधि विच्छेद बात करेंगे तो विसर्ग संधि आएगा। अगला क्वेश्चन है इंसानियत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इंसानियत का होता है इंसान + इयत। बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बाजार + ऊ + पन इसका सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो ये था संधि जिससे पूछे गए क्वेश्चन जो कि इसमें दिए गए थे। अब अगला देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जिससे कर्तव्य न सूझ रहा उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, किंग कर्तव्य मूढ़, ठीक है। 100 वर्ष के समूह को सत्वर्षम कहा जाता है। 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया कहलाता है। विष्णु का उपासक जो है इसको कहते हैं वैष्णव। गोद लिया हुआ इसको दत्तक कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं, ठीक है। जो युद्ध में जो है स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे जो है कवियत्री कहते हैं। जिसकी आशा न की गई है उसे आशातीत कहते हैं। और जिसको क्षमा न किया जा सके उसे जो है अक्षम्य कहते हैं, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे जो है अभ्युक्त कहते हैं। और इसके बाद पुस्तक के हाथ से लिखी गई प्रति जो है पांडुलिपि कहलाती है। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहा जाता है, ठीक है। परायों का हित चाहता हो उसे जो है हम परोपकारी कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसको हम व्याकरण कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अनुश्रुत कहते हैं, ठीक है। जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद कहते हैं। आकाश को चूमने वाला उसको गगनचुंबी कहते हैं, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जंगल में लगी हुई आग को जो क्या कहते हैं, दावानल, ठीक है। जंगल में लगी हुई आग को दावानल कहा जाता है। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। जिसे वेतन ना मिलता उसे अवैतनिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहा जाता है। जिसमें उत्साह न हो उसे निरुत्साही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जिसने उधार लिया उसे ऋणी कहा जाएगा। जहाँ आबादी न हो उसे निर्जन कहा जाएगा। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहा जाएगा। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जिसके सिर पर बाल न हो उसे गंजा कहा जाएगा। जो विश्वास करने लायक ना हो उसको क्या कहेंगे, अविश्वसनीय। जहाँ सेना रहती है उसे स्कंधावार या फिर छावनी कहा जाएगा। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। जो जहाँ अपराधी रखे जाते हैं उसे कारावास या जेल कहा जाता है। जो झूठ न बोलता हो सत्यवादी एक शब्द में कहा जाएगा। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहेंगे, ठीक है। बहुत कम बोलने वाले को जो है मितभाषी कहेंगे। और आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहेंगे। कष्ट सहकर होने वाला कार्य जो होता है वो दुष्कर होता है। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी होगा। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज सुलभ एक शब्द में कहेंगे। जिस पुरुष का स्वर्गवास होगा उसे दिवंगत या स्वर्गवासी कहा जाएगा। इसके बाद अन्य से संबंध न रखने वाला अन्यन हो जाएगा। जो वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आशु कवि कहा जाएगा।
कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण कहा जाएगा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सहजलब्ध कहा जाएगा। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहते हैं। ठीक है, जो छाती के बल जो है गमन करता है उसे जो है उरग कहा जाता है। ठीक है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उन्हें जो है दुर्भिक्ष कहा जाता है। शब्द में किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु अमानत कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वस्त कहते हैं। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे अगाध कहते हैं। नष्ट हो जाने वाले को नष्टप्राय कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसे विधवा कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहा जाता है। ठीक है, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहा जाता है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहा जाता है। पैर से मस्तक तक जो है अपाद मस्तक कहा जाता है। नीले रंग का कमल जो है नीलोत्पल होता है। जो अभी अभी उत्पन्न हो उसे नवजात कहा जाएगा। जिसे ईश्वर में जो है विश्वास नहीं उसे नास्तिक कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहा जाता है। ठीक है, जो मांस न खाता उसे निरामिष कहा जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, शाकाहारी मत लिखिएगा। मांस न खाने वाले को निरामिष कहेंगे। ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाएगा। ठीक है, जो खाना मुफ्त में मिलता है सदाव्रत कहा जाएगा। जो कुछ नहीं जानता उसे आज्ञ कहते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। जो गणना के अयोग्य हो उसे अगणनीय कहेंगे। मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है। जिसे बुलाया ना जा सके, जिसे बुलाया ना गया उसे अनाहूत कहेंगे। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे अकथनीय कहते हैं एक शब्द में। गुरु के समीप या साथ रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहा जाता है। जिसका कभी अंत ना हो होने वाला हो अनंत कहेंगे। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसे औदार्य दाता कहेंगे। जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे मितव्ययी कहेंगे। जिनके आने की कोई स्थिति न हो अतिथि, जिनकी आने की कोई तिथि न हो उन्हें अतिथि कहेंगे। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहेंगे। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके वो अवर्णीय हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो उत्पन्न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास या सूर्य ग्रहण कहेंगे। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे आकाशवृत्ति कहेंगे। पृथ्वी के और ग्रहों के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहेंगे। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहेंगे। ज्ञान नेत्र से देखने वाले को अंधा व्यक्ति को ज्ञान चक्षु कहा जाएगा। दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु जो बनाया जाता है उसे पंचामृत कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहेंगे। जिसको जाना नहीं जा सकता उसे अज्ञेय कहा जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसका आदि और अंत ना हो उसे अनादत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एक वाक्यांश के लिए एक सही शब्द मुमुक्षु है। जिसको प्राप्त करना कठिन हो वो दुष्प्राप्त या दुर्लभ हो जाएगा। बहुत कम बरसात के लिए जो है एक शब्द की बात करेंगे तो अल्पवृष्टि हो जाएगा। रास्ते में खोजी जाने वाली भोज्य सामग्री को पाथेय कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत हो जाएगा। आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो थोड़ा जानता उसे अल्पज्ञ कहा जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया उसे अनुग्रहित कहेंगे, अनुग्रहित हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहेंगे। उपकृत के लिए सही शब्द की बात करें तो जिस पर उपकार किया उसे उपकृत कहेंगे। कृतज्ञ का सही शब्द की बात करेंगे तो जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। कलभ शब्द के लिए सही वाक्यांश है हाथी का बच्चा। अन्न को पचाने वाली अग्नि जो होती है उसे जठराग्नि कहा जाता है। ठीक है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्मेश। निर्मेश जो होता है वो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कहा जाता है। जिसे किसी वस्तु से स्पृहा न हो उसे निस्पृह कहते हैं। ठीक है, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। रेखांकित शब्द जो इम्तिहान लेने वाला उसको क्या कहेंगे, परीक्षक कहा जाएगा। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को कहेंगे पश्चाताप। जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे मर्माहत कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहेंगे। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत कहेंगे। सोने के गहने बनाने वाले की बात करेंगे तो उसे सुनार कहा जाएगा।
विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो एक ही उम्र के को एक शब्द में समवयस्क कहेंगे। ठीक है। इसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियों की बात करते हैं। देखिए, हालत पतली होना मुहावरे का अर्थ की बात करेंगे तो इसमें आएगा आर्थिक स्थिति खराब होना, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या खराब, इसका अर्थ होगा आर्थिक स्थिति खराब होना। चांद पर थूकना, इसका अर्थ होगा अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। पलक बिछाना का अर्थ होगा स्वागत के लिए जो है उत्सुक रहना। मल्हार अलापना, इसका अर्थ होगा चैन से जिंदगी कटना। कमर टूटने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निराश होना। पुलिस को देखकर चोर जो है 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। मूंग की दाल खाने वाला, मतलब कि कमज़ोर व्यक्ति। ठीक है। शहद लगाकर चाटना, यानी कि किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। अंडे सेना, मतलब कि घर में बेकार बैठना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अंग अंग फूले न समाना, यानी कि बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना, यानी कि जोखिम मोल लेना। कट जाना, मतलब कि आंखें चुराना। कान का कच्चा होना, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कूप मंडूक होने का अर्थ है सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना। बहुत सुस्ती से काम करना, यानी कि 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब कि अपने को संकट में डालना। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का होना। और तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। ठीक है। एक तो करेला ऊपर से जो है नीम चढ़ा, इसका अर्थ हो जाएगा किसी दुर्जन के साहचर से दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो और दुष्ट हो जाता है, इसका अर्थ होता है। ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से बहुत कम। ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब कि आवश्यकता से बहुत कम। इसके बाद मूल रूप से लोकोक्ति शब्द जो का प्रयोग जो है किस भाषा में मिलता है, तो उसका प्रयोग जो है हरदम लगभग जो है संस्कृत भाषा में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन खोजा तिन पाइयाँ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो जो श्रम करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है, इसका मूल रूप से अर्थ हो जाएगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा मतलब कि मूर्ख धनी। ठीक है। आगे खुआ पीछे खाई, इस लोकोक्ति का अर्थ है दोनों ओर विपत्ति होना। अपनी बुराई नहीं दिखती, इसका अर्थ हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। ठीक है। कागा चला हंस की चाल, कागा मीन्स कौवा, तो कौवा चला हंस की चाल, मतलब कि हंस रहा न कागा, यानी हंस रहा न कौवा। ठीक है। खग जाने खगही की भाषा, यानी कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है। यानी कि इसका एक और बढ़ता है चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है। एक दूसरे की जो है बड़ाई करते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना। ठीक है। यानी कि अपना अब शर्मा गए किसी चीज़ से तो जो है व्यर्थ किसी के ऊपर झुलझुलाना, तो उसका अर्थ हो जाएगा एक लोकोक्ति हो जाएगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है। नाच न आवे डैश टेढ़ा, तो नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इसका पूर्ण रूप बनेगा। 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब कि अधिक परिश्रम पर थोड़ा फल मिलना। और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण रूप से इस तरीके से हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे वाक्य अशुद्धि के सामान्य नियम। ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे। कंचन एक कृषांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है ये बताना है। ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर में आया हुआ था और यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट में। तो इसमें अगर हम अशुद्धि की बात करेंगे तो ये जो है शब्द चयन संबंधी इसमें अशुद्धि है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कैसे है तो देखते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है। प्रस्तुत वाक्य में जो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि दिया गया है, कृषांगनी के साथ जो है युवती का प्रयोग अनुचित है, यानी कि इस कृषांगनी जहाँ पर शब्द लगेगा वहाँ पे युवती का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसके शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो कंचन एक कृषांगी है, ये इसका जो है शुद्ध वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें बताना है कौन सा होगा, चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित या फिर विरहड़ी। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है वो विवर्त लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी और सारे जो है गलत रूप से लिखा हुआ है, तो उसको कैसे हम शुद्ध लिख सकते हैं शुद्ध रूप से। देखिए चिन्ह को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये सही रूप से माना जाता है। ठीक है। अनुग्रहित को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये सही रूप से मानते हैं। विरहड़ी को हम इस तरीके से लिखते हैं, सही रूप ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें भी चयन करना है। ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द जो है कौन किस पार्ट में जो है सही रूप से लिखा हुआ ये बताना है।
तो इसमें अगर आंसर देख बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ज्योत्सना शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये बताना है। तो इसमें जो है अशुद्ध की बात करें तो कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता और अनुग्रहित। तो इसमें अगर अशुद्ध की बात करेंगे तो उत्कर्षता जो लिखा हुआ ये गलत तरीके से लिखा हुआ, बाकी सारे सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता, उत्कर्षता की जगह ये उत्कर्ष जो लिखा हुआ होता है ये जो होता है ये सही रूप से इसका शुद्ध रूप लिखा हुआ था, ठीक है। तो कोमलांगी, सम्मिलित, अनुग्रहित ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है और उत्कर्षता की जगह उत्कर्ष लिखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें भी चयन करना है। दैदीप्यमान किस तरीके से इसमें देखना है कि कौन सा शब्द सही है। तो डी पार्ट जो दिया गया है दैदीप्यमान ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी जो है गलत तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। यह जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ होता है चमकता हुआ अर्थात या फिर दमकता हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कविता करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। तो कविता करने वाली स्त्री को जो है कवियत्री कहा जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कवियत्री देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, कवियत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है आशीर्वाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आशीर्वाद अगर देखें तो ये जो है सी पार्ट में जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक युग्म अशुद्ध है, इसमें से कौन सा ये बताना है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो देखिए धूम धड़का अनुकरणवाचक शब्द, जूता देशज शब्द, औरत हिंदी शब्द, रेल अंग्रेजी शब्द। इसमें अगर हम बात करें कौन सा गलत तरीके से लिखा हुआ तो वो मैचिंग में है। देखिए औरत जो हिंदी शब्द लिखा ये गलत है, बाकी धूम धड़का जो है अनुकरणवाचक शब्द है, जूता शब्द जो है देशज शब्द है और रेल एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। औरत जो है वो हिंदी शब्द युग्म नहीं है, ये अशुद्ध रूप से लिखा है। औरत शब्द जो होता है एक ये विदेशी यानी कि अरबी शब्द होता है, ठीक है। औरत का हिंदी शब्द जो होता है वो स्त्री होता है। तो इस तरीके से ये युग्म जो है शुद्ध रूप से नहीं लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से वो बताना है कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखें तो आभ्यंतरिक, स्वातंत्र, सांसारिक, शुद्धिकरण। अगर हम इसमें देखें तो एक आभ्यंतरिक ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है और डी पार्ट जो लिखा हुआ है शुद्धिकरण ये भी सही रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें दो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और अभ्यंतरिक का अशुद्ध शुद्ध रूप होगा आभ्यंतरिक, ठीक है। अभ्यंतरिक नहीं होगा, आभ्यंतरिक होता है। स्वातंत्र का जो है स्वतंत्र होता है शुद्ध रूप, सांसारिक का सांसारिक होता है शुद्ध रूप। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें से बताना कौन सा एक अशुद्ध शब्द है। गूंगा गूंगी, घोड़ा घोड़ी, गोप गोपी, कुंजड़ा कुंजड़ी। तो कुंजड़ा शब्द जो है इसका जो कुंजड़ी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसका सही रूप होगा कुंजड़ा का कुंजड़िन होता है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग करके है तो कुंजड़ा का कुंजड़िन होता है ना कि कुंजड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है वो बताना है। मेरा प्राण संकट में है। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। तो इसमें अगर हम आंसर सही की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, ठीक है। बाकी और जितने भी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए अगर इस तरीके से लिखा हुआ होता कि मेरे प्राण संकट में है तो ये सही रूप से राइट आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मेरा प्राण लिखा हुआ, प्राण कभी जो है प्राण के साथ मेरा नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन था सोमवार को रेलवे के अनेक कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लिखा होता तो ये सही रूप से इसका माना जाता, ठीक है। वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बी पार्ट में तो सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए लिखा है, जबकि वो गलत है। यहाँ पे किए गए अगर होता तो गलत होगा, कई की जगह अनेक लिखा जाता है, ठीक है। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया ये सही रूप से होगा, ना कि अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा दिया गया वो गलत हो, ठीक है। मृत्युदंड में सज़ा ही होता है तो उसमें बाद में सज़ा लिखना अनुचित था। इस तरीके से शुद्ध रूप लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा ये बताना है। उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया। वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। यह किसके हस्ताक्षर हैं। अध्यापक ने छात्र गणों को समझाया। अगर इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट राइट आंसर लिखा हुआ है, बाकी इसमें तीनों गलत हैं। अब इसके सही रूप से देख लेते हैं। तो पहला जो अगर इस तरीके लिखा होता उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, नाट की दर्शन किया, ठीक है। तो ये सही हो जाता, इस तरीके लिखा जाता। वह प्रातःकाल घूमने जाता है, ये सही रूप से, ठीक है। प्रातःकाल के समय नहीं होगा, प्रातःकाल मीन्स वो एक टाइम बता रहा है तो समय लिखना अनुचित हो जाएगा। इस तरीके से इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है।
अध्यापक ने छात्रों को समझाया, ना कि छात्रगणों को समझाया। ठीक है, इस तरीके से इसका शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है कि ये निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। पधार कर अनुग्रहित करें, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श, व्यक्ति यौवन में भूले करता है। अब इसके अगर हम आंसर शुद्ध की बात करेंगे तो जो ए पार्ट लिखा है पधार कर अनुग्रहित करें, ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत लिखे हैं। उसको हम सही कैसे लिख सकते हैं बाकी सारे को? तो देखिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये सही रूप से इसका होगा। पूजनीय पिताजी को चरण स्पर्श या फिर पिताजी को सादर चरण स्पर्श, यानी कि अगर हम पूजनीय लगा दे रहे हैं तो उसमें सादर नहीं लगाएंगे, अगर सादर लगाएंगे तो पूजनीय नहीं लगाएंगे। ठीक है, व्यक्ति यौवन में भूल करता है, ना कि भूले करता है। इस तरीके से इसका सही रूप से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो बी पार्ट जो लिखा हुआ राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये सही रूप से लिखा हुआ है। आयुष और ऋचा बाजार गई, यहाँ पे जो गई लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गए होना चाहिए। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा, ये लेखिका गलत है, यहाँ पे कवयित्री होना चाहिए। बच्चे ने कहा पापा आ गई, देखिए आप लिंग संबंधी यहाँ पे गलती है। ठीक है, गई की जगह पे गए होना चाहिए। ठीक है, इस कहानी को लेखिका ने लिखा है, एक लेखिका ने लिखा, इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे एक स्त्री जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है और इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। गंदा पानी उबाल कर पिएं, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो इसमें देखिए, अगर ऑप्शन सही की बात करेंगे तो ये पार्ट इसका सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत हैं आगे इसको हम देख लेते हैं। जो गलत है, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, ना कि दिया होना चाहिए। ठीक है, यमुना का पानी प्रदूषित है, गंदा, प्रदूषित मीन्स ही गंदा होता है। अब उसमें जो है लिखा हुआ है वो गंदा और प्रदूषित दोनों लिखा हुआ है, तो ये जो कि गलत हो जाएगा, इस तरीके से लिखना। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ना कि बच्चा लोग क्रिकेट खेलते हैं, इस तरीके से इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। अगर इसमें अशुद्ध रूप की बात करेंगे तो जो कल लोगों की भीड़ जमेगी ये गलत तरीके से लिखा हो, बाकी तीनों जो है और सही लिखे हों। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वहीं लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। तो इसमें अशुद्ध यही है, डी पार्ट जो मेरे से लिखा हुआ ये। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा पिता ने मेरे से कहा, इसका शुद्ध रूप होगा पिता ने मुझसे कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इसका जो है शुद्ध रूप क्या होगा ये बताना है। तो इसका शुद्ध रूप होगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मेरे से पढ़ा कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य की बात करें तो इसमें देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने की एक ही साधन खेल भी है। ठीक है, और देखिए इसमें जो है शब्द चयन संबंधी त्रुटि दी गई है। खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है, इसमें भी गलती है। ठीक है, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, ये जो सही रूप से लिखा हुआ है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और दुरुस्त बनता है, तो यहाँ पे भी जो है शब्द चयन संबंधी त्रुटि है। देखिए पहला का ये हो जाएगा शुद्ध रूप, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल भी एक साधन है। ठीक है, खेल कूद को शिक्षा का अनिवार्य अंग मान कर महत्व दिया जाता है, ना कि मान महत्व दिया जाता है। क्रिकेट, टेनिस या खेल कोई भी खेल खेलने से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, वहाँ पे जो है देखिए अगर देखते हैं तो इसमें गलती क्या थी, यहाँ पे तो लगा हुआ था इसलिए गलती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुमको मुझे पढ़ाना है। इसमें अशुद्ध वाक्य पहचाना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा। तो इसमें जो तुमको लिखा हुआ है ये अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तुमको की जगह पर यहाँ पे इसके स्थान पर तुम्हें होना चाहिए था, यानी कि इसका अगर शुद्ध रूप से देखें तो तुम्हें मुझे पढ़ाना है, इसका सही रूप से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने विद्यालय जाना है। इसमें अशुद्धता की बात करेंगे तो जो मैंने है ये गलत रूप से लिखा हो इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने की जगह पे मुझे होना चाहिए था, इसका सही रूप हो जाता मुझे विद्यालय जाना है, सही रूप ये होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं। ठीक है, भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। तो इसमें शुद्ध रूप से अगर लिखा हो तो वो लिखा हुआ है सी पार्ट में, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शुद्ध रूप से जो है
वाक्य लिखा हुआ है, बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। अनेक लोग तबाह हो गए बाढ़ के प्रकोप से, बिल्कुल गलत है। बाढ़ अनेकों लोगों को तबाह करती है, ये भी गलत है। और ए पार्ट जो लिखा ये भी गलत है। इसमें अगर सही रूप से बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें से आप 9 बजे के करीब आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए हैं, आप करीब 9 बजे आए। तो इसमें अगर आंसर शुद्ध की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, आप लगभग 9 बजे आए हैं, बाकी सारे अशुद्ध हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कहा या फिर सीता यह कहा। तो इसमें अगर शुद्ध रूप की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा, सीता ने यह कहा, बाकी और सारे गलत हैं। तो ये था वाक्य संबंधी अशुद्धि। अब इसके बाद हम देखेंगे जेंडर यानी कि लिंग और उससे संबंधी क्वेश्चन। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो वो सारे पुल्लिंग लिंग में होते हैं। ठीक है, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आभार जो है एक पुल्लिंग शब्द है। कष्ट भी एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सूची पत्र भी पुल्लिंग शब्द है। नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। ठीक है, इसके बाद उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ये पुरुषवाचक का ये जो है भेद का प्रकार होता है। ठीक है, देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो देव का स्त्रीलिंग शब्द है देवी। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? तो उनका स्त्रीलिंग होता है जी। ठीक है, जैसे कड़वाहट, ठीक है, घबराहट, ये सब है जो है स्त्रीलिंग के रूप में आएगा। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या हो जाएगा? तो काला विशेषण का रूप जो होगा स्त्रीलिंग में वो हो जाएगा काली। राउत का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो रौताइन इसका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, दर्जी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो दर्जी का स्त्रीलिंग दर्जिन होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का विदुषी होता है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मती है। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी है। इकारांत संज्ञा जो होता है वो स्त्रीलिंग इसमें देखें तो नदी, टोपी, उदासी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नकेल जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कलत्र शब्द में कौन सा लिंग है? तो उसमें पुल्लिंग है। ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है। स्त्रीलिंग ये दोपहर, सुबह और सांझ, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है। और इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो इसमें से जो अश्विनी है ये स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदरता भी स्त्रीलिंग शब्द है। कमल का स्त्रीलिंग जो है कमलिनी होती है। मंत्री शब्द का स्त्रीलिंग उभयलिंग है। ठीक है, मंत्री शब्द जो होता है वो उभयलिंग है, ये ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। ठीक है, मंत्री शब्द स्त्रियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पुरुषों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मनगढ़ंत जो है ये भी उभयलिंग है। ठीक है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है? तो वो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो शब्द जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग करता है, चित्रकार भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में? तो देवी, देव देवी, मामा मामी, गधा गधी, ये सारे सही हैं। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो वह है आज्ञार्थक रूप में। अगर आज्ञा किसी शब्द वाक्य में आज्ञार्थक रूप से प्रयोग किया जा रहा है या आज्ञा दिया जा रहा है तो उसमें जो है लिंग परिवर्तन नहीं होता। किसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं? तो वो कोयल का है, जो लिंग हिंदी में प्रचलन नहीं है। लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त की बात करें तो यह कर्ता कर्ती जो है ये अनुप्रयुक्त है। ठीक है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन है? तो कलाई और तलवा, ये पुल्लिंग है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे वर्तनी शुद्ध। तो निम्नलिखित में शुद्धि वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो अध्ययन शब्द जो सी पार्ट में लिखा हो यह शुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत लिखे हो। ठीक है, आगे फिर अगले क्वेश्चन में यही बताना कौन सा सही रूप से लिखा हुआ। तो इसमें जो बी पार्ट लिखा उत्तरदायी, ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शुद्ध बताना, शुद्ध शब्द कौन से लिखा हुआ है? तो वो है शुद्ध रूप से वर्तनी 46। ये ए पार्ट में जो लिखा है ये सही रूप से लिखा गया है 46, बाकी सारे जो है गलत रूप से लिखे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताना शुद्ध रूप तो उज्ज्वलन। तो उज्ज्वलन का अगर हम देखें तो सही रूप से जो ए पार्ट में दिया गया है इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी सारे गलत रूप से लिखे हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताना है अशुद्ध शब्द, इसमें कौन सा अशुद्ध है, यानी कि 3 सही है 1 गलत है, वो बताना है। तो प्रमाणिक जो लिखा हुआ है ये गलत रूप से लिखा हुआ, बाकी तीनों प्रादेशिक, माधुर्य और व्याप्ति, ये तीनों सही रूप से लिखा हुआ। ठीक है, प्रमाणिक को हम जो है प्रामाणिक लिखते हैं, ना कि प्रमाणिक। इसमें देख लीजिए अंतर, ये सही रूप से लिखा हुआ है और ये गलत रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध रूप का इसमें से कौन सा है? तो दवाइयाँ, निर्भर, कृपया और चिन्ह। तो इसमें अगर शुद्ध रूप देखें तो निर्भर जो है सही रूप से लिखा हुआ, बाकी तीनों गलत हैं।
चिन्ह को हम इस तरीके से लिखते हैं शुद्ध रूप में, कृपया को इस तरीके से, दवाइयाँ को इस तरीके से हम शुद्ध रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में शुद्ध रूप बताना है, तो इसमें जो बी पार्ट दिया है शुश्रूषा, ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अब सुहृद का जो है सुहृद इस तरीके से लिखते हैं। स्पर्धा का शुद्ध वर्तनी इस तरीके से लिखा जाता है। ससीम का इस तरीके से ससीम को शुद्ध रूप से लिखते हैं। ठीक है, अशुद्ध रूप इसमें से कौन सा ये बताना, तो जो संकट ये जो लिखा है अशुद्ध रूप से है, बाकी तीनों शुद्ध रूप से हैं। ठीक है, संकट को हम इस तरीके से शुद्ध रूप में लिखते हैं सही रूप से। इसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है, तो मुमूर्षु जो है ये सही रूप से लिखा हुआ बी पार्ट, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो परीक्षा आया, तो परीक्षा या परीक्षा इसका शुद्ध रूप होता है परीक्षा, इस तरीके से। आगे भी इसमें जो शुद्ध रूप बताना है, तो कवित्री जो है उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद आई, तो इसमें देखिए कवित्री जो लिखा है गलत लिखा हुआ है। इसका अगर सही रूप से देखेंगे तो कवियत्री लिखा जाएगा इस तरीके से, जो डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली, तो ये जो श्रुत लिपि लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही रूप से क्या होगा आंसर। तो श्रुत लिपि को जो हम सही रूप से अगर हम देखें तो बी पार्ट में जो दिया गया है श्रुत लिप इस तरीके से लिखा जाता है, इसका सही रूप ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। अब दुष्चरित इसमें बताना है कि ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही रूप से हम कैसे लिखेंगे। तो सही रूप से अगर हम देखें तो ए पार्ट में जो लिखा हुआ है दुष्चरित, यह सही रूप से लिखा हुआ है और आंसर इसका ए पार्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शुद्ध रूप बताना है, गंगा जल बेबुनियाद बड़ा सा चौपाया, तो सही रूप से ये बड़ा सा जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ नियम है कि सा जैसा आद सारूप्य वाचकों के पूर्व योजक चिन्ह, यानी कि ये जो हाइपन टाइप का होता है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे तुम सा राम जैसा, तो इस तरीके से विकल्प सी में बड़ा सा है जो कि शुद्ध रूप है। और बाकी जो ऑप्शन है, गंगा जल को हम इस तरीके से लिखेंगे, बेबुनियाद को इस तरीके से लिखेंगे, चौपाया को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम बीच में हाइपन नहीं लगाएंगे, जहाँ लगाना होगा वहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन बताना है, शुद्ध रूप से वर्तनी कौन सा सही है, तो शमशान को हम शुद्ध रूप से इस तरीके से लिखते हैं जो सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सच्चिदानंद जो लिखा हुआ है सी पार्ट में ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। सर्वोत्तम जो है, सर्वोत्तम का अगर सही रूप से देखें तो इस तरीके से लिखा जाता है। संसारिक का सही रूप से इस तरीके से लिखते हैं। कीर्ति का सही रूप इस तरीके से होता है कीर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के सही रूप चुनिए, जैसे विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी अपनी जो है रचना नहीं था। अब विश्लेषण जो है ये गलत रूप से लिखा, इसका सही रूप क्या होगा, तो जो बी पार्ट में दिया गया ये राइट होगा और आंसर इसका बी पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुद्ध रूप बताना है, इसमें सही वर्तनी कौन सा है, तो षष्टम की बात करें तो ये जो बी पार्ट में दिया गया ये सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अनधिकार अहिल्या अंतर्ध्यान उपर्युक्त, इसमें बताना शुद्ध रूप से कौन सा लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम डी पार्ट की बात करेंगे तो ये सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा उपर्युक्त। अब अगर अनधिकार को देखें तो हम इस तरीके से सही रूप से लिखेंगे, अहिल्या को इस तरीके से सही रूप से लिखेंगे और अंतर्धान को इस तरीके से सही रूप से लिखा जाता है। इनमें से बताना है कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है, तो पृथ्वी जो बी पार्ट में दिया गया ये सही रूप से लिखा हुआ, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौतूहल में कौन सा, तो कौतूहल जो बी पार्ट में लिखा हुआ ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद रासायनिक कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है, तो बी पार्ट में जो रासायनिक लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। अष्ट को सही रूप से किस तरीके से लिखते हैं, तो ए पार्ट में जो दिया गया ये गलत है, इसमें जो डी पार्ट में दिया गया है ये सही हो जाएगा अष्ट। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिदोष कौन सा इसमें सही रूप है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट सही हो जाएगा इसमें आंसर, राइट आंसर डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ घनिष्ठ शब्द किस तरीके से सही रूप से लिखा जाता है, तो जो बी पार्ट में घनिष्ठ लिखा है ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी तीनों गलत हैं। शुद्ध शब्द चुनना है, इसमें से औद्योगिक, औद्योगिक की बात करें तो इसमें ए पार्ट जो दिया गया है औद्योगिक ये सही रूप से हो जाएगा, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा औद्योगिक। ठीक है, शुद्ध शब्द रामायण, रामायण की बात करें तो इसमें कौन सा सही रूप से लिखा हो, तो बी पार्ट जो है सही रूप से लिखा हुआ है। ऊपर लिखित कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है, तो इसमें डी पार्ट जो दिया गया है ये सही रूप से लिखा हुआ है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी शब्द वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध रूप से है, तो प्रतिनिधि जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट इसका, प्रतिनिधि इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से वाक्य मोटे छपे शुद्ध वर्तनी बताना है।
अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। इसमें अत्यधिक जो लिखा हो इसका बताना है कि ये किस तरीके से सही लिखा जाएगा। तो इसमें जो अगर आंसर ए जो लिखा है इस तरीके से अत्यधिक सही रूप से लिखा जाता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा इसमें शुद्ध रूप है, तो कवयित्री की बात करें, ये पहले भी बात हो चुकी है, इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विदुषी, विदुषी का सही रूप क्या हो जाएगा, तो विदुषी का सही रूप जो ए पार्ट में दिया गया है इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। औन्नति, अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल और मातृभूमि में कौन सा सही रूप से लिखा हुआ, तो श्रृंगार जो है सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। और औन्नत को इस तरीके से सही रूप से लिखते हैं, मुश्किल को इस तरीके से और मातृभूमि को इस तरीके से सही रूप से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना, तो शुश्रूषा, शुश्रूषा जो लिखा हुआ ए पार्ट में जो दिया गया ये सही रूप से लिखा हुआ। ठीक है। आशीर्वाद भी हो गया, इसका अगर सही वर्तनी बताएंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। अभ्यस्त, अभ्यस्त जो सही रूप से क्या कौन सा पार्ट में लिखा हुआ, तो वो लिखा हुआ है सी पार्ट में। पूजनीय, अंत्याक्षरी, कवयित्री, तदोपरांत, इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हो, तो ए पार्ट राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये सही से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। पूजनीय को इस तरीके से सही में लिखेंगे, तदोपरांत को तदुपरांत लिखा जाता है, कवयित्री को इस तरीके से सही रूप लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द है, स्वतंत्र, तो स्वतंत्र जो है ये जो बी पार्ट में दिया गया ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो धोबिन जो है ये ए पार्ट में जो दिया गया ये सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही रूप से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बी पार्ट है भागीरथी, ये सही रूप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी बिरहड़ी, बिरहड़ी को जो हम लिखते हैं वो सी पार्ट में जो लिखा हुआ है यही राइट आंसर सी पार्ट वाला हो जाएगा। ठीक है। आनुषंगिक, आनुषंगिक को सही रूप से लिखते हैं शुद्ध रूप से, तो वो आनुषंगिक किस तरीके से लिखते हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, तो परीक्षा जो है शुद्ध शब्द है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें तो इसमें अनुग्रहित जो होता है ये इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना इसमें से, तो नरक जो लिखा हुआ है ये पार्ट में वो हो जाएगा आंसर इसका ए पार्ट। किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है, तो वो भुक्खड़ जो है ये लिखा हुआ है डी पार्ट में, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी इसमें अशुद्ध बताना, तो अशुद्ध जो है भुक्खड़ लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ, बाकी भुजक्कड़, लंगड़, कोंकड़ ये तीनों सही रूप से हैं। भुक्कड़ का सही शुद्ध रूप हो जाएगा भुक्खड़ इस तरीके से। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो वो है छिद्रान्वेषी, ये अशुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी निरनुनासिक, गत्यर्थ, अंतश्चेतना, ठीक है, ये तीनों जो है शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। और इसमें अशुद्ध है जो छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी को हम इस तरीके से लिखते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है, तो इसका ये जो है आंसर भी पार्ट हो जाएगा छिद्रान्वेषी। तो ये था ओवरऑल यूथ पब्लिकेशन का हिंदी का जो है क्वेश्चन और आंसर, यूथ पब्लिकेशन के रिफ्रेशर बुक का लेखपाल परीक्षा के लिए, जो कि हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।